नारुतो ने एक ऐसी चीज को बहुत जोर दिया जो बाद में दूसरी सीरीज जैसे जुजुत्सु काइसन में भी इस्तेमाल हुई और खेल जैसे अंडरटेल में भी इसका हवाला दिया गया। वो चीज आंखों की टेक्निक्स है जिन्हें हम जुजुत्सु भी कहते हैं, और हमारे लिए कोई जुजुत्सु इतना फेमस नहीं है जितना शारिंगन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपके साथ इन्फो करें। दी अमाकी में आने का शुक्रिया। शुरुआत से पहले हम रोज नए वीडियोस पब्लिश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दी अमागी की पहुंच इस चैनल तक नहीं। अगर आप हमारे फैंस हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें। शारिंगन उत्सुकी के पास एक कुदरती जुजुत्सु नहीं है, मियाकुगन की तरह नहीं जो सबसे आम जुजुत्सु है। इसलिए यही वजह है कि अक्सर सब उत्सुकी की कुदरती आंखों की तरह काम करता है। हागुरोमो उत्सुकी को भी मियाकुगन का प्रोसेसर दिखाया जाता है। शारिंगन पहली बार कैनन में इंद्रा उत्सुकी के थ्रू देखा गया, लेकिन नारुतो के फिलर एपिसोड्स में हागुरोमो ने भी इस्तेमाल किया था। तो शारिंगन क्या है? शारिंगन का जानने के लिए इसकी हिस्ट्री और उसका ओरिजिन पता होना जरूरी है। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। शारिंगन का पहला रूप जो कभी देखा था वो रिने शारिंगन था। कुछ लोग रिनिगान को और उसके पैरेंट जुजुत्सु के शारिंगन का इवोल्यूशन मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि शारिंगन सिर्फ रिनिगान का हल्का फुल्का वर्जन है। रिने शारिंगन असल में 10 टेल्स ने इस्तेमाल किया था, लेकिन 10 टेल्स को एब्सॉर्ब करने के बाद ये जुजुत्सु कागुया उत्सुकी के माथे पर जगह बना लिया। उसने इस दुनिया पर एक गेंजित्सु इन्फिनिट सुकुयोमी डालने के लिए इस्तेमाल किया। ये उसकी खुद की बचाव की वजह से हुआ है। देखें, कागुया पहली बार इशिकी उत्सुकी के साथ जमीन पर आई थी ताकि एक गॉड ट्री को कष्ट करके चक्रा फ्रूट को उत्सुकी में एक अपर फैमिली को दे सके। लगता है कि उत्सुकी ह्यूगा क्लैन के काफी मिलते जुलते हैं, जहाँ ब्रांच फैमिली सेवा करने में और मेन फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार होती हैं। जब गॉड ट्री लगाई जाती है तो वो सिर्फ जिंदा जानवरों को चक्रा ही नहीं बल्कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी एब्सॉर्ब करने की शक्ति देती है। लेकिन उसे पूरा होने से पहले गॉड ट्री को एक कुर्बानी की जरूरत होती है। इसी वजह से कागुया यहाँ थी। फल उसके लिए नहीं था, बल्कि उसने खुद को गॉड ट्री के तैयार होने का कुर्बानी देने के लिए बनाया गया था। प्रोसेस में आमतौर पर इजाजत होती है अपनी बॉडी को देने के बदले उत्सुकी को एक सही सब्जेक्ट ढूंढने की इजाजत मिलती है, जिससे उन्हें अपना कार्मा सील लगाने का मौका मिलता है, जिससे कुर्बानी के बाद उन्हें आफ्टर लाइफ में और किसी के जिस्म पर कब्जा करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें उस बंदे पर कुछ कंट्रोल मिलता है। वक्त के साथ साथ जिस पर सील लगाई गई है वो स्लोली यूजर के डीएनए को मॉडिफाई करेगी, जिससे वो यूजर के नजदीकी क्लोन भी बन जाएगा। कोई शख्स या आदमी जो अपने जेनेटिक्स की वजह से क्लोन बन जाता है, कार्मा सील की वजह से बनता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे टेक्निकली बरूटो मोमोशिकी से ज्यादा कनेक्टेड है। हिनाटा और नारुतो के पैदा होने के बावजूद उसका डीएनए में 70% से लेकर 99% तक मोमोशिकी के डीएनए है। मतलब बरूटो के लिए अब मोमोशिकी अपने फैमिली से भी ज्यादा है। बिग डैडी मोमोशिकी इसको थोड़ी देर तक अपने दिमाग में भेड़ने दीजिए। लेकिन एनीवे, कागुया ने एक कार्मा सील किसी पर लगाने का फैसला किया और फिर अपने आप को गॉड ट्री में पकने के बजाय वो इशिकी को मार देती है, जो एक घूमते हुए मोंग जिगन के ऊपर एक कार्मा सील लगाकर बच गया। कागुया फिर गॉड ट्री को कष्ट करना जारी रखती है और साथ साथ वो नीचे जाकर इंसानों के बीच जिंदगी गुजारती है। वो लैंड ऑफ एंसेस्टर्स में पहुंची, जहां वो न सिर्फ एम्परर की कॉन्क्यूबीन बनी बल्कि उनसे 2 बेटे भी पैदा हुए, जो बाद में हागुरोमो और हामुरा उत्सुकी बने। लेकिन एक जमीन की वॉर की वजह से लड़ाई शुरू होने वाली थी और लैंड ऑफ दैट के रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशंस के लिए मौजूद थे। एम्परर ने हुक्म दिया कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हाथ नहीं लगाना चाहिए और अगर कोई उन्हें हमला करे तो उन्हें मार दिया जाए। अच्छा, पता चला कि रिप्रेजेंटेटिव्स असल में बड़े ही कोई बदमाश थे और कागुया पर हमला शुरू कर देते हैं, जो खुद को डिफेंड करने लग पड़ती है। लेकिन उसने एम्परर के कानून को तोड़ा होता है और उसने हुक्म दिया है कि उसको सजा दी जाएगी, लेकिन वो भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो उसकी हैंडमेडन को मार दिया जाता है। डर और गुस्सा से भरी कागुया ने अपना रास्ता गॉड ट्री को मोड़ा, जहाँ उसने चक्रा फ्रूट को खाया
और वही बड़ी मात्रा में चक्रा हासिल किया। इसके बाद उसने अपने माथे पर रिनी शरिंगान डेवलप किया, जिसे उसने इन्फिनिट त्सुकुयोमी इस्तेमाल करके सबको नींद में डाल दिया। उसने नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज इस्तेमाल करके 10 टीज को खिलाने में मदद की। लेकिन कागुया अपने दिल से इंसानियत की मौत नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उनको छोड़ दिया और ओमनीपोटेंस को इस्तेमाल करके इंसानों से अपनी और गॉड ट्री की याददाश्त को मिटा दिया। शायद मोमोशिकी ने पास्ट में इस बारे में पहले ही इशारा किया था, यहाँ तक कि वो इंसानों के बीच में रहने लगी। अब वो ना ही एक नौकर, न ही कॉन्कोबीन के तौर पर रह रही थी, बल्कि एक रैबिट गॉडेस के रूप में। आखिरकार वक्त आया और उसने बच्चे पैदा किए, और वो तो बच्चे पैदा हुए, बेटे, और वो भी जुड़वा। सबसे बड़े को उसने हागोरो नाम दिया और सबसे छोटे को उसने हामुरा नाम दिया। एक समय ऐसा आया जब दोनों भाई उसके खिलाफ हो गए, जिससे उसका दिल बहुत टूट गया। वो उससे गद्दारी समझे और फैसला किया कि वो उनसे अपना चक्रा वापस लेगी। उस मकसद के लिए उसने हामुरा को बुरी तरह जख्मी किया, जिसे हागोरोमो की शरिंगान जो उसके पास थी मांगिक्यो शरिंगान में भी और भी रिनिगान में भी बदल गई। उसकी मां जैसी आंखों के साथ वो और उसके भाई ने 6 पार्ट्स चिबाको तेंसेई का इस्तेमाल करके कागुया ने हमेशा के लिए चांद में कैद कर दिया, जिसकी वजह से उसको इसके टेल बीस्ट भी छीन लिया, जिसे हागोरोमो ने खुद में बसाने का फैसला किया। हामुरा चांद पर रहने लगा ताकि वो अपनी माँ की निगरानी कर सके, जबकि हागोरोमो अपने क्लैन के साथ दुनिया पर रहने लगा। फिर वक्त आया और वो भी एक बाप बन गया। उसने 2 बेटे पैदा किए, इंद्रा और असुरा। बेचारे असुरा के पास अपने बाप की आंखें या कोई खास काबिलियत नहीं थी या कोई चीज ऐसी स्पेशल नहीं थी, लेकिन उसके पास उसके बाप का दिल था। इंद्रा दूसरी तरफ, उसके पास अपने बाप के दिल के अलावा सब कुछ था, जिसमें शरिंगान का भी शामिल था, जो कि रिनिगान को डायरेक्ट डेरिवेटिव था। ब्लैक ज़ेत्सु जो कागुया की ख्वाहिश रखता था, उसने ही इंद्रा को बताया कि वो कैसे अपने शरिंगान को मांगिक्यो शरिंगान के रूप में जगा सकता है। इससे इंद्रा ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी मार दिया ताकि उसे अपना शरिंगान को बदल सके। इससे उसको बहुत ज्यादा पावर मिली, जिसके साथ उसने अपने बाप और भाई के ऊपर हमले करने के लिए इस पावर को इस्तेमाल किया। असुरा शुरुआत में कमजोर होने के बावजूद अपने बाप की 6 पार्ट स्टेज मोड और दूसरे पावरफुल एबिलिटीज जैसे 6 पास गुनित्सुकामी उसको मिली, जिसके साथ वो अपने भाई के सुसानु से टक्कर आया। इसे जरूरत पड़ते ही कि असुरा और इंद्रा के क्लैंस के बीच की जंग शुरू हो गई। सेंजू और उचिहा क्लैंस। उचिहा क्लैन के पास शरिंगान था, लेकिन कोई भी मादरा और उसका भाई इजुना के जैसे भयंकर नहीं। दोनों ने शरिंगान को जगाया, लेकिन अजुना अपनी मौत के समय अपने भाई को अपनी आंखें विरासत में दी, जिससे इटर्नल मांगिक्यो शरिंगान को हासिल किया गया। मादारा की एबिलिटी यहाँ तक ही नहीं थी। हाशिरामा सेंजू के कुछ हिस्से को अपने साथ जोड़ने के बाद उसने रिनिगान भी जगाई, बिल्कुल 6 पार्ट सेल की तरह। यहाँ से आगे की कहानी आपको शायद पता ही होगी। ये डोजुत्सु की फैमिली ट्री की हिस्ट्री है, जो लीफ विलेज की फाउंडिंग तक पहुँचाता है। रिने शरिंगान और उससे आने वाले डोजुत्सु तभी कागुया और हाकुरोमो से आते हैं। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि हाकुरोमो के पास रिने शरिंगान था। किशिमोटो ने कभी सही तरह से इस सेज के माथे वाले इस लाल निशान के बारे में नहीं बताया, इसीलिए कि लोग इसे किसी तरह के टैटू या मार्किंग समझते हैं। हालांकि फिलर के मुताबिक ये दोनों चीजें नहीं है। ये निशान सिर्फ तब दिखता है जब हाकुरोमो अपनी रिनिगान जगाता है और फौरन इसके बाद उसने तोड़ सेज की दी हुई टैग का इस्तेमाल करके हामुरा को रिस्टोर किया था। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर कहता है कि उसने अपना रिनिगान और मांगिक्यो शरिंगान दोनों को जगाया है। इससे ये पता चलता है कि हाकुरोमो के माथे पर निशान असल में रिनी शरिंगान नहीं है और ना ही टैटू है, क्योंकि उसने तुरंत अपने मांगिक्यो शरिंगान की बात की है। इससे और समझ में आता है कि इंदिरा ने अपने जीवन में रिनिगान हासिल नहीं किया। उसके बाप के पास असल में रिनी शरिंगान नहीं था, जिसे आगे ये कहीं इनहेरिट हुआ, या फिर उसकी माँ की तरह ज्यादा पावरफुल 6 पाथ चक्रा नहीं था। अब चलिए हम इस डोजुत्सु के बारे में गहरी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। रिनी शरिंगान, जिसको सैमसारा कॉपी व्हील आई भी कहते हैं, इस फैमिली का पहला डोजुत्सु था, जिसके बाद सभी दूसरे डोजुत्सु डायरेक्ट डिराइव हुए हैं। रिनी शरिंगान के बारे में बहुत कम जाना गया है। टेन टेल्स भी इस डोजुत्सु को शेयर करता है, जिसको सासुके ने एक बार रिनिगान बताया।
या तो उस किशिमोतो की गलती है या फिर ऑथर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सब एक ही है, लेकिन इस बात का पता नहीं। सच कहूँ तो रिनी शिरिनगान और रिनिगान के बीच का फर्क बहुत एम्बिगुअस है, खास तौर पे सासुके के रिनिगान की सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए, जिसे कुछ मीडिया में रिनी शिरिगान माना गया है। सासुके की रिनिगान सिर्फ एक आंख में होता है और उसमें टोमो होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ची टोमो होते हैं। इसके अलावा ये फर्क और कंफ्यूजिंग है जब देखा जाता है कि मोमोशिकी उत्सुकी या नाइटमेयर फ्यूल उराशिकी अपनी पावर बढ़ाते हैं और अपने माथे पे एक रिनिगान होती है। असलियत पे मोमोशिकी के हाथों पर भी एक जोड़ी होती है, लेकिन बात यही है वो बहुत मिलते जुलते दिखाई जाते हैं। माना जाता है कि रिनी शरिगान में स्टैंडर्ड रिनिगान की तरह ही पावर्स होती है, लेकिन साफ है कि ये एक चीज कर सकती है जो रिनिगान नहीं कर सकता, वो है इन्फिनिट सुकुयामी। इन्फिनिट सुकुयामी एक ऐसा टेक्निक है जो सिर्फ रिनी शरिगान से किया जा सकता है और एक साधारण रिनिगान से नहीं। लेकिन रिनिगान इस जिनजुत्सु को इस्तेमाल करने की ताकत देता है, जैसे कि सासुके के पास रिनिगान के इस्तेमाल से दिखाया गया है। कागुया के पास एक स्पेशल टेक्निक होती है। मदारा ने अपने रिनी शरिगान के साथ ये एबिलिटी नहीं दिखाई। ये कहना सही नहीं है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि शायद इसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलो मान भी लेते हैं कि इसको पता नहीं था, क्योंकि उसने कभी दिखाया नहीं। इसका मतलब है कि कागुया की इस डोजुत्सु का ये वर्जन दूसरे रिनिगान की तरह ये है कि उसने 6 पार्ट्स की एबिलिटी से अलग नई एबिलिटी डेवलप की। बिल्कुल, मैं कागुया की अमीनो इनाका की इस्तेमाल की बात कर रही हूँ। ये पावर यूज एक शानदार टेलीपोर्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करने की एबिलिटी देती है, लेकिन नई डायमेंशन में टेलीपोर्टेशन करने की बजाय वो अपने आप को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि ये टेक्निक कहीं गुना ज्यादा चक्रा की ड्रेन करती है, लेकिन ये इतनी हैरान कुन वाली होती है कि काकाशी को ये सच होने पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था और वो बस किसी तरह का गेंजुत्सु ही समझता था। रिनिगान डोजुत्सु पूरी डोजुत्सु फैमिली में से सबसे ज्यादा मशहूर है। अपने लेजेंडरी स्टेटस और कारनामों की वजह से नारुतो के फैंस और नारुतो के कैरेक्टर्स दोनों में रिनिगान डोजुत्सु सबसे ऊंची चीज है, और कौन नहीं सोचेगा ऐसा। अगर हम ये अज्यूम नहीं करते कि रिनी शरिगान वो कर सकता है जो रिनिगान कर सकता है, तो डोजुत्सु बेकार हो जाता है और सिर्फ दुनिया को सुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। रिनिगान ना सिर्फ खूबसूरत होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी एबिलिटीज भी थी जो अगर हम इससे गहराई से सोचे तो काफी हैक्स लगती है। रिनिगान पोजेस करने वाले को गॉड ऑफ क्रिएशन या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और इसका कोई खास वजह है। ये इसलिए है क्योंकि इसके पावर्स इतने हैक्स हैं कि एक आदमी कम ट्रेनिंग के साथ पूरी तरह से एक पूरे विलेज को लिंक करके मिटाने की ताकत रखता है। मेरा मतलब है, इमेजिन करो सुपरमैन की हीट विजन अगर वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स होते। मैं कैटेगरी 57 के हवाओं के लेवल के बारे में बात कर रही हूँ। इसके नाम है ऑलमाइटी पुश या शिन्वा जिन्सी, और ये रिनिगान के डेवापात क्लास के पावर्स का हिस्सा है। और डेवापात सिर्फ जी पार्ट्स में से एक है, लेकिन चलो पहले पार्ट से शुरू करते हैं, वो है देवापात। ये सबसे यादगार है और नगाटो ने इसे अपनी सेंटिमेंटालिटी वेसल याहिको के साथ जोड़ा था। ये पावर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को कंट्रोल करती है। एसेंशियली ग्रेविटी इस्तेमाल करने वाले इनमें से आसानी से स्विच नहीं कर सकते और इनके लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो हर वर्जन को अपना खुद का टेक्निक नाम मिलता है। पहला है बांजू तेनियन, जिसकी ट्रांसलेशन है हेवनली अट्रैक्शन ऑफ ऑल क्रिएशन, लेकिन जो लोकलाइज नाम आप जानते हैं जो हजारों गुना याद रखने में आसान है, वो है यूनिवर्सल पुल। इस टेक्निक का काउंटर पार्ट है शिन्वा जिन्सी, जो लिटरल ट्रांसलेशन में हेवनली सब्जुगेशन ऑफ द ओमनी प्रेजेंट गॉड का मतलब है। लेकिन जो लोग अपनी जुबान को काटना नहीं चाहते, हम इसे ऑलमाइटी पुश कहते हैं, क्योंकि ये वही करता है, ये चीजों को पुश करता है। यही वो चीज थी जिसके पेन ने कोनोहा को उड़ा दिया। फिर है चिबाकु तेंसी, जिसका मतलब है हेवनली बॉडी बर्स्टिंग फ्रॉम द अर्थ, लेकिन आप इसको बस प्लैनेटरी डेविस्टेशन कहते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल तब शुरू होता है जब इस्तेमाल करने वाला अपने हाथ क्लैप करता है और एक काली गोला बन जाता है। सिंगुलैरिटी कहलाती है, जो पत्थर, चट्टान और दूसरी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है और एक बड़ा मेटेओराइट बनाता है जो एक छोटे से मून की तरह दिखाता है। मुझे याद नहीं है कि क्या ये कभी साबित हुआ है, लेकिन तुम एक छोटा सा ब्लैक होल बनाते हो जिसे सब कुछ खींचकर उस ऑर्ब को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो।
इस टेक्निक का एक असली वर्जन भी है जो बेसिकली सिर्फ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वही है। फिर आता है हमारा असुरा पाथ, जिसमें 3 टेक्निक्स होती है। असुरा पाथ बॉडी पर कंट्रोल देता है और एक क्रीपीली साइबॉर्ग लाइक रूप में ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन देता है, जिसमें 6 हाथ और 3 चेहरे होते हैं। इस पाथ का पहला हमला मजेदार तरीके से असुरा अटैक के नाम से जाना जाता है। बेसिक तरीके से तुम अपनी बॉडी को खोलकर एक बड़ा कैनन दिखाते हो जो चक्रा को लेजर की तरह छोड़ता है। दूसरा हमला फ्लेमिंग एरो वॉरहेड के नाम से जाना जाता है और ये मतलब है कि अब इस्तेमाल हीट सीकिंग मिसाइल्स पैदा कर सकते हो। अगर काफी हद तक डैमेज हो जाए तो भी असुरा पाथ का इस्तेमाल मिसाइल्स बना सकता है। असुरा पाथ का आखिरी बड़ा टेक्निक है फ्लेमिंग एरो ऑफ अमेजिंग एबिलिटी, लेकिन जैसे हम आम लोग कहते हैं रॉकेट फिस्ट। असुरा के बाद आता है ह्यूमन पाथ। इस पाथ की सिर्फ एक ही लिमिट होती है और नगाटो इस पाथ को बेकार समझता है और इसे फौरन कुर्बान करने को तैयार होता है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये इसके सबसे पावरफुल एबिलिटी में से एक है। ये बस तुम्हारा सोल पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है, तुम्हें मार डालता है, और अगर ये काफी नहीं है तो कोई भी तजुर्बा जो तुम्हारे पास हो वो फौरन नगाटो को हो जाता है। जी शिनोबी। और बुरा हो सकता है तो तुम नराका पाथ के कब्जे में आते हो। नराका पाथ की बात करते हैं। ये पाथ एक बुलावा की इस्तेमाल करता है, द किंग ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। बेसिक तरीके से नराका पाथ तुमसे एक सवाल पूछता है, तुम उसका जवाब देना और सच बोलना बेहतर है, क्योंकि अगर तुम उसका जवाब नहीं देते या झूठ बोलते हो तो किंग ऑफ हेल तुम्हारी आत्मा और जुबान दोनों निकाल देगा। इसके अलावा किंग ऑफ हेल को बॉडी और सोल को ट्रांसपोर्ट करने का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दूसरे पाथ में से किसी भी पाथ को खराबी हो तो उसको भी ठीक कर सकता है, यानी कि ये पाथ इंटेरोगेट कर सकता है। चाहे ह्यूमन पाथ या फाइनल पाथ की तरह एफिशिएंट तरीके से नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठोर तरीके से करता है और साथ ही इसका नाम मिटिक का भी होता है। लेकिन छोड़ो और कुछ अच्छा देखते हैं। क्या कहते हो एनिमल पाथ के बारे में बात करें? एनिमल पाथ समनिंग है। इसमें जाइंट ड्रिल बीक्ड बर्ड, जाइंट मल्टी-हेडेड डॉग, जाइंट स्नेक टेल्स, जाइंट पांडा, जाइंट ऑक्स, जाइंट राइनो, जाइंट क्रस्टेशियन और जाइंट सेंटीपीड समन किया जा सकता है। इसके अलावा पेन के दूसरे पार्ट्स को भी समन कर सकता है और लॉजिकली अगर कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो उसे भी समन कर सकता है। डिफरेंस ये है कि जाइंट समन्स मौत के बाद खुद ब खुद रेसरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बार से ज्यादा बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे उन्हें मारा गया हो या ना हो। एनिमल पाथ के बाद आता है प्रीटा पाथ, जो चक्र और तकनीकॉन को अब्सॉर्ब करने की पावर रखता है, जो कि मोमोशिकी के यूनिगान और बोरुटो के कारमा सील से काफी मिलता जुलता है। ये तकनीक किसी भी तरह के चक्रा को एब्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि सेज चक्रा, जो कि खतरनाक हो सकता है। जब इसे आराम से इस्तेमाल किया जाता है तो नगाटो ने अपने प्रीटा पाथ को गलती से पत्थर बना दिया, तो मदारा अवाली इस तकनीक को इस्तेमाल करके हाशिरामा सेंजू के सेज चक्रा को एब्सॉर्ब करने में सफल रहा, लेकिन उसको रोकने का भी पता था और वो सेज मोड का भी आसानी से इस्तेमाल कर पाया। मुझे नहीं पता कि ये क्या मदारा के इस्तेमाल होने की वजह से है या फिर रेनिगान वाले लोगों की तेजी से सीखने का हिस्सा है। आखिर में हमारे पास आउटर पाथ है। इस पाथ का इस्तेमाल कुछ एक्स्ट्रा चीजों तक पहुंचने के लिए है, जैसे कि गीडो स्टैचू को समन करना, जिससे वो एक चक्रा ड्रैगन भेज सकता है जो तुम्हारे अंदर से गुजरने पर हमारी सोल छीन लेता है। उसके अलावा ये उजुमाकी क्लैन भी एडमंटाइन चेन्स जैसे चक्रा चेन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मदारा ने इसका इस्तेमाल किया था टेल बीस्ट को पकड़ने और 10 टेल्स को खिलाने के लिए। एंट में ये 6 पाथ्स ऑफ पेन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। अब इन सब पाथ्स को अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मदारा ने पसंद किया था। लेकिन अगर तुम्हें शैडो क्लोन से ज्यादा ताकतवर कुछ चाहिए तो 6 पाथ्स ऑफ पेन वो अंधेरी गली है जहां तुम जाना चाहते हो। इससे तुम चाहे मरी हुई बॉडी को उठा सकते हो और उन्हें खाली वेसल के रूप में जिंदा कर सकते हो, जिन्हें तुम्हें अपने दूसरे पाथ्स को कंट्रोल और चैनल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये पाथ्स ऑफ पेन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जनरली पाथ्स में चक्रा रिसीवर्स भरे जाते हैं जो शरीर की पियर्सिंग की तरह दिखते हैं। इससे तुम अपने पाथ्स की रेंज बढ़ा सकते हो, जो तुम्हें उन्हें सीमलेस तरीके से कंट्रोल करने और अपने स्टेट के रूप में भी इस्तेमाल करने देता है। जब तक नगाटो जिंदा था वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए और लंगड़ा छोड़ गया था, इसलिए वो 6 पाथ्स ऑफ पेन के इस्तेमाल की तरफ बढ़ा, खास करके यहीको को, जो डेवा पाथ के वेसल के रूप में जिंदा किया गया था और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा बनाया गया था। इस टेक्निक का एक नुकसान ये है कि जब तुम अपने पाथ्स को 6 पाथ्स ऑफ पेन के थ्रू चैनल करते हो
तब तक तुम उन्हें इस्तेमाल करने में इनकॉम्पिटेंट हो जब तक तुम उन्हें वापस नहीं लेते। और वैसे भी तुम्हारे पार्ट्स को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें तुमने दिया है। इसलिए अपने आप को ज्यादा ताकतवर होने का इंतजार मत करो। ये सिर्फ तुम्हारी पहली ताकत को अलग अलग वेसल्स में फैला देती है, लेकिन ये एक फायदा भी देता है। एक तरफ तुम अपनी ताकत को फैलाने के लिए कमजोर हो जाते हो, लेकिन दूसरी तरफ इस्तेमाल करने वाले और हर पार्ट इंक्लूडिंग समन्स से एक ही नजर के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके मतलब है कि सारे पार्ट्स ऑफ पेन और उनके इस्तेमाल करने वाले सब कुछ वो ही देख सकते हैं जो दूसरे पार्ट्स देख रहे हैं। यानी कि ये अच्छा होता है स्काउटिंग इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए। लेकिन इन टेक्निकों के अलावा मदारा से ससुके की टेलीपोर्टेशन करने की बात करते वक्त ये कहा जैसे कि वो 2 टेक्निक है, जिससे पता चलता है कि मदारा के पास शायद ये एबिलिटी हो सकती है उसके अपने लिम्बो के साथ। लेकिन ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में शायद एक गलती थी। ज्यादातर ये हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही एबिलिटी मिलती है। मदारा उचिहा के लिए ये एबिलिटी लिम्बो है, लेकिन जापानीज में वो इस एबिलिटी को रिम्बो कहते हैं, जिसका मतलब व्हील ग्रेव होता है। सासुके दूसरी तरफ आमिनोतो जिकारा नाम की एबिलिटी रखता है। ये एबिलिटी सासुके को वो जगह बदलने देता है जिस पर वो नजर डालते हैं। ये टेलीपोर्टेशन की तरह है, लेकिन ये फर्स्ट टेलीपोर्टेशन है। एक बार जब मोमोशिकी ने उसे चेन से बंद कर दिया था, तब उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मोमोशिकी के साथ जगह बदल ली और उसे बंद कर दिया। उराशिकी बिल्कुल अनोखा था क्योंकि उसके पास 2 एबिलिटी थी, उसके रिनिगान की जो उसके रंग पर डिपेंडेंट थी। माना कि एक एबिलिटी दूसरे उत्सुत्सुकी के पास भी होती है, योमोत्सु हिरासाका, लेकिन दूसरी एबिलिटी उसकी आंखों के नीले रंग होने पर होती है। इसे उस 2-3 सेकंड तक वक्त को पीछे ले जाना और सही फैसला लेने का मौका मिलता है। मोमोशिकी उराशिकी की तरह 2 टेक्निक रखता है, जिसकी वजह से मदारा ने कहा रिनिगान इस्तेमाल करने वाले लोगों को 1 से ज्यादा टेक्निकें मिलती हैं। और सासुके एक खास केस था क्योंकि जिसके पास सिर्फ एक रिनिगान था। मोमोशिकी के पहले रिनिगान में चक्रा बेस्ड टेक्निकें एब्जॉर्ब करने और उन्हें ज्यादा ताकतवर करके वापस भेजने की एबिलिटी थी। उसके दूसरे रिनिगान के साथ वो लोगों का चक्रा गोलियों में बदल सकता था, जिन्हें वो फिर खा कर उनकी जवानी टेक्निकें और चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता था। इस टेक्निक की मदद से उसने फिल्म में एक स्कैरी लाल रूप या मांगा और एनिमी में एक शांत सा सफेद और काला रूप अपनाया था। दुख की बात तो ये है, पेन ने कोई अनोखी एबिलिटी नहीं दिखाई। मदारा की रिनिगान को अपनाने के बावजूद उसके पास लिम्बो का इस्तेमाल करने की एबिलिटी नहीं थी, जिसमें बताया गया है कि इस्तेमाल करने वाले शख्स डोजुत्सु के असली मालिक ना हो तब ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि पेन नहीं था। इसका मतलब है कि निगाटो के रिनिगान का इस्तेमाल रिनिगान के पूरे पॉसिबिलिटी से कमजोर था, जबकि मदारा उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये वो सारी रिनिगान की पूरी एक्सप्लेनेशन थी, वो मुश्किल हिस्सा था। अब हम आसान टेरिटोरी में जाते हैं, शरिंगान और उसकी मांगेक्यो वेरिएंट के साथ। ट्रांसलेशन है स्टेटोस्कोप कॉपी व्हील आई। मांगेक्यो शरिंगान असल में वही चीज करती है जो स्टैंडर्ड शरिंगान करती है, लेकिन सिर्फ बेहतर तरीके से। ज्यादातर लोगों को 2 आंखें जागती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें 2 अजीब ताकतें और एक सुसानु मिलता है। शुरुआत करते हैं जो आम है। सुसानो की ताकत है जो आपको अपनी ही चक्रा से बना हुआ एक बड़ा एवेटार बनाने देता है। इस एवेटार के कई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। कुछ वर्जन इतने ज्यादा नजर भी नहीं आते, जैसे किसी को प्रोटेक्शन के लिए रिब केज या फिर किसी हड्डी का हिस्सा। जितना अच्छा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा समन कर सकते हो। आखिर में आप इसे कवरिंग्स और एक आसानी शक्ल में भी समन कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वर्जन कंप्लीट बॉडी सुसानो है। ये वर्जन आमतौर पर एक टेंगू या भूत की तरह नजर आता है और हर सुसानु अपने खुद के खास हाथों का सामान लाता है, जैसे तलवार या सासुके के केस में इंद्रास एरो। लेकिन आपके सुसानु को एक्चुअल आइटम से भी सजाया जा सकता है, जैसे इटाची के केस में, जिसके सुसानु में 3 इंपीरियल रिगेलिया थे जो उसने खुद ढूंढे थे। उनके पर्सनल सुसानु में याटा मिरर था, जिसके किसी भी हमले को हटाया जा सकता था, यानी कि ये एक टूटने वाला शील्ड था। फिर उनके पास ब्लेड ऑफ टूत्सुका था, जिसे वो अपने साथ ले जाते हुए एक आग से जलते हुए तलवार की शक्ल में समन कर सकते थे। ये तलवार लोगों को बांध सकता था। मिलकर ये चीजें इटाची के सुसानु को इनविंसिबल बनाने के लिए कही गई थी। सुसानु बहुत ही वर्सटाइल था और जब किसी टेल्ड बीस्ट जैसे 9 टेल्स के साथ इस्तेमाल होता था तो उसे मैजेस्टिक आर्मर सुसानु कहते हुए 9 टेल्स को कवर कर लेता था, अपने नाम का मकसद से सर्व करने के लिए। लेकिन सुसानु के अलावा हर एक मांगेक्यो शरिंगान को जगाने पर आपको एक ही ताकत मिलती थी। ज्यादातर लोगों के लिए इसका इस्तेमाल था कि उन्हें अपने सुसानु के अलावा 2 और ताकतें मिलती थी। सासुके के लिए ये ताकतें आमातेरासु और कागुतोसुची थी। आमातेरासु उसे एक
बुझे ना जाने वाली काली आग बनाने देती थी, जो जलाकर बस कुछ बचने तक जलती रहती थी। कागुत्सुची के जरिए वो आग को मैनिपुलेट और शेप कर सकता था। इटाची अपने भाई की तरह एक आंख में अमातेरासु रखता था, लेकिन दूसरी आंख में उसके पास एक ताकत थी जिसे सुकुयामी कहते थे, जो मिनी शरिंगान की ताकत की एक ज्यादा लिमिटेड वर्जन थी। ओबितो उचिहा कुछ वक्त के लिए सिर्फ एक मांगेक्यो शरिंगान रखता था। इस वजह से उसे सुसानु इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको यकीन था कि अगर वो काकाशी के साथ लड़ते तो शायद वो दोनों साथ में इस्तेमाल कर सके। ओबितो की आंख में उसको छोटा सा कामोई इस्तेमाल करने की काबिलियत थी, जिसके जरिए वो टेलीपोर्ट कर सकता था और सब हमलों से बच सकता था। काकाशी दूसरी आंख रखता था, जिसकी मदद से वो लंबी दूरी तक कामोई इस्तेमाल कर सकता था, जिसके जरिए वो देखे हुए चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता था, क्योंकि ये ताकत दूसरी आंख के साथ ही एक डायमेंशनल स्पेस तक पहुंचने देती थी। इसकी मदद से नारुतो को ओबितो के हमलों से लड़ने में कामयाबी मिली, क्योंकि उसके हमले ओबितो के पास टेलीपोर्ट कर दिए गए थे। शिसुई की ताकत कोटोमा त्सुकामी थी। दूसरी ताकत के बीच का फर्क अनजान है, बस इतना पता है कि आंख का कूल डाउन समय कुछ बेहद लंबा था। ये कूल डाउन क्यों जरूरी था पता नहीं। कहानी के लिए हर सिचुएशन को हल नहीं कर सकते। अब उसकी दूसरी आंख भी कोटोमा त्सुकामी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन कूल डाउन करीब हर 12 घंटे में होता था। ये आंख बाद में जानजू से चुराया था। इंद्रा के पास हिनुकागुत्सुची नाम से एक ताकत भी थी, जो बेसिकली सिर्फ सासुके के अमातेरासु का दूसरा नाम था। मांगेक्यो शरिंगान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ताकतें इतनी ताकतवर होती हैं कि ये आँख को खराब कर देती हैं और उसे अंधा कर देती है। सिर्फ वो लोग इम्यून होते हैं इस अंधापन से जो अटर्नल मांगेक्यो शरिंगन के इस्तेमाल करने वाले होते हैं, और कुछ वजह से ओबितो उचिहा भी। उसने तो इसको स्पैम किया और कभी खून भी नहीं बहाया। माना जाता है कि उसकी बॉडी में हाशिरामा सेंजू के सेल्स की रीजेनरेटिव फैक्टर की वजह हो सकती है, लेकिन इटर्नल मांगेक्यो शरिंगान वो तो बिल्कुल अलग चीज है। इसको चोको टोमो शरिंगान भी कहते हैं। ये तब होता है जब दो करीबी भाई जो दोनों मांगेक्यो शरिंगान रखते हैं आंखों को बदलते हैं। इस तरह उनका शरिंगान और जाग जाता है और आंखों के अंदर के डिजाइन सीधे हो जाते हैं, जैसे जब इटाची के मांगेक्यो डिजाइन गोल था, लेकिन सासुके के सर में जाते ही सीधे हो जाते हैं और इसके फूलों जैसे शेप के बीच में बैठते हैं। मदारा के पास भी ये थी। ये बेसिकली ताकत में इंक्रीज और मांगेक्यो शरिंगान की ताकतों को बिना थकान और अंधा होने के इस्तेमाल करने की एबिलिटी के साथ आता है। मांगेक्यो शरिंगान पाने का तरीका पहली बार हागुरो ने अपने भाई को नेरली मार दिया था। इंद्रा ने अपने करीबी दोस्त के साथ इसको कॉपी किया और ये उचिहा क्लैन में अपने प्यार की कुर्बानी देने के एक अंधेरा रिवाज बन गया। अपनों की मौत ही इसे जगाने वाली चीज है, चाहे वो सराधा उचिहा हो, जिसके लिए जगाने का तरीका है कि उसकी बॉयफ्रेंड निकाल दिया जाए, और वो छोटी सी परेशानी है, उसे डैडी को ठीक करवानी है। हर हाल में करीबी प्यार करने वालों की मौत से दिमाग में एक खास चक्रा पैदा होता है जो शरिंगान को उसका मांगेक्यो वेरिएंट में बदल देता है। ये मेरा सबसे पसंदीदा डोजुत्सु है, क्योंकि ये हमेशा दो लोगों के बीच बिल्कुल सेम नहीं होता। सबसे हल्का फुल्का वेरिएंट इतना कमजोर भी होकर ये ब्याकुगान से अच्छा माना जाता है, चाहे वो एक आदत से या वादे से हो। ये एक अकेला शरिंगान से शुरू होता है। देखो इसे, प्यारा सा छोटा बेबी शरिंगान सिर्फ एक कॉमा है। ये वर्जन वो है जिसके साथ सब उचिहा शरिंगान जागने वाले शुरू करते हैं। असल में इस डोजुत्सु की एबिलिटीज बहुत सिंपल है। ऑब्जर्वेशन और गेंजुत्सु बात करते हैं इल्यूजन्स की। ये डोजुत्सु लोगों पर गेंजुत्सु डालने की एबिलिटी रखता है। कुछ लोग गेंजुत्सु से इम्यून होते हैं, लेकिन जिन्होंने ये नहीं किया है उनसे बस आंखों से नजर मिलाकर आप उनको अपने दिमाग में बंद कर सकते हैं और उन्हें वो दिखा सकते हैं और महसूस करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब एक शरिंगान इस्तेमाल करने वाला अपने जुजुत्सु के साथ प्रैक्टिस करता है तो वो धीरे धीरे एक हायर रैंक में बदल जाता है। इवेंचुअली 2 टोमो बन जाता है और आखिर में 3 टोमो। हर नए टोमो के साथ एबिलिटीज में सुधार होता है। आप ज्यादा तेजी से देख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, गेंजुत्सु की ताकत बढ़ जाती है। जितना मैच्योर होता है उतना अच्छा कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस छोड़ना भी मुमकिन है। अगर किसी शरिंगान इस्तेमाल करने वाले, कह दीजिए एक टोमो वाले, अपना प्यार की मौत देखता है तो उसकी आंख मांगेक्यो शरिंगान में जाग जाती है, और अगर वो होता है तो उसका बेस शरिंगान ऑटोमेटिकली 3 टोमो हासिल कर लेता है। लेकिन ये सब एबिलिटीज शरिंगान की मुकम्मल लिस्ट नहीं है। शरिंगान में 2 बहुत सीक्रेट और फोरबिडन जुजुत्सु होते हैं जो किसी खास वजह से टैबू होते हैं।
हर च्युइंग गम चाहे एज या डेवलपमेंट हो इज़नागी और इज़नामी को इस्तेमाल करने की एबिलिटी रखता है। इज़नागी एक ऐसी एबिलिटी है जो फ्यूचर और कॉज को बदल देती है। सीधे तौर पर यही मतलब है कि अगर कोई आप पर इंद्राज एरो से गोली चलाए तो आप बस डिसाइड कर सकते हैं मुझे वो नतीजा पसंद नहीं है और उससे होने नहीं दे सकते। ये टेक्निक रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। दूसरी टेक्निक इज़नामी यही काम उल्टा कर देती है, इल्यूजन और रियलिटी के बीच की लाइन को धुंधला करके। ये टेक्निक इज़नागी का उल्टा बनाने के लिए बनाई गई है और खास तौर पर इसको अपोज करने के लिए। फ्यूचर को बदलने के बजाय ये उसे डिसाइड करती है। शेनों को एक साथ जोड़कर कोई भी मार्कर सेट कर सकते हैं और एक इन्फिनिट कैजुअल लूप बना सकते हैं जो खुद को एक ऐसे इनस्केपेबल गेंजित्सु के रूप में आता है जो किसी भी वक्त तक खत्म नहीं होता है जब तक विक्टिम अपने आप को कास्टर के दिए गए फेट को मंजूर नहीं कर ले। आमतौर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल उन लोगों की मुबहम करने के लिए किया जाता है जो मौत से बचने की कोशिश करते थे। इस टेक्निक से उसने अपनी मौत को बार बार दोहराते हुए अपना किस्मत कबूल करने तक मजबूर किया जाता है। इसे गुड एक्सपीरियंस रेक्विएम की एबिलिटी की तरह सोचिए, लेकिन ज्यादा इल्यूजन और कम ब्रूटल। यही बात है कि उनका इस्तेमाल यिन यांग रिलीज का एक रूप है, यानी कि वो 6 पार्ट्स टेक्निक्स है। 6 पार्ट्स क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, एक कच्चा इस्तेमाल। इसलिए उन्हें भी एक कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि वो मांगेक्यो शरिंगान की एबिलिटी से भी ज्यादा हैक्स होते हैं। आप अपनी एबिलिटीज और आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए खो देते हैं। वापस ये टेक्निक सिर्फ बिल्कुल खास शर्तों पे पूरी हो जाने के बाद ही वापस आती है और वो शर्तें हैं जैसे कि ऋणिकान हासिल करना या फिर इंदिरा के चक्रा को असुरा के साथ मिलाकर 6 पास चक्रा बनाने की जरूरत है और आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते हैं। आपने निंजा आंखों का PhD अमागी सब्सक्राइबर्स की यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। वेट, अब सब्सक्राइब है ना? नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ना हमें बताने के लिए कि आपको क्या लगता है और आगे का कंटेंट के लिए और भी आइडियाज देना। वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नया कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार तक पीस आउट।